Listen students, we are starting with the concept of thermodynamics again. जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस मिस की हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए आई एम रिपीटिंग द लेक्चर अगेन फॉर थर्मोडायनामिक्स। यश, ठीक है, सोना नहीं है बेटा, ठीक है, अब बिल्कुल सोना नहीं है। तो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स। ऑल्दो वी हैव डन द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड the major part of the chapter, but those who are coming and they have missed in between classes, I am repeating the lectures again for them, क्योंकि we just left with a very little bit part of now this chapter according to CBSE syllabus, ठीक है। और अगर मैं सिलेबस से हट के बात करूँ तो हाँ, हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर और कार्बन साइकिल वी हैव टू डू, पर मैं आई एम नॉट श्योर कि कार्बन साइकिल है कि नहीं है, बट आई एम डेडली श्योर कि हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर तो हमें बताने पड़ेंगे। जस्ट अ मैटर ऑफ 10 and 20 minutes। तो जो जेई के बच्चे जिनको करना है उनको पहले से टाइम देके करवा दूंगी, ठीक है। आप लोगों के लिए आज आई थिंक नोबडी सिटिंग ऑन द जेई स्टूडेंट, कोई भी नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, गुरनूर है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी, बट पहले हम लोग इस पे जो उसका सीबीएसई वाला पार्ट है उसको फोकस करते हैं, ठीक है। सो थर्मोडायनामिक्स, थर्मो मींस हीट, थर्मो मींस हीट और डायनामिक्स मींस चेंजेस, डायनामिक्स मींस चेंजेस। तो थर्मो मींस हीट और डायनामिक मींस चेंजेस। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं दैट हाउ वी चेंज द हीट, हम हीट को कैसे चेंज करेंगे, हाउ वी चेंज द हीट इनटू द यूजफुल एनर्जी, इनटू द यूजफुल एनर्जी। हम हीट एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, हम हीट एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं, मतलब हीट एनर्जी से हम लोग कैसे उसे यूजफुल एनर्जी में चेंज करते हैं। पहले हम हीट एनर्जी से वर्क परफॉर्म करते हैं और हम जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं उससे क्या होता है, यूजफुल वर्क डन होता है, उससे एक यूजफुल काम होता है। दैट इज व्हाई वी से दैट कि हम इस हीट एनर्जी को किसी यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं देयर इज अ टू थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो ऑल्दो ये केमिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन की हुई है, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन। थर्मोडायनामिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सिस्टम और एक उसके आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सराउंडिंग अराउंड इट, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, मेरे पास सिस्टम है और दूसरा क्या है, उसके आसपास की सराउंडिंग्स, ठीक है। तो एक है मेरे पास सिस्टम और दूसरा क्या है, उसके आसपास की सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑन विच द थर्मोडायनामिक ऑपरेशंस आर अप्लाइड। सिस्टम क्या है, वो सिस्टम है सिस्टम क्या होता है जिसके ऊपर हम थर्मोडायनामिक ऑपरेशंस लगाते हैं, जिसके ऊपर हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर हम थर्मोडायनामिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, और बाकी जो बच गया ना वो क्या है, उसके आसपास की सराउंडिंग। लाइक लेट्स सपोज मेरे हाथ में कॉफी का मग है, आई हैव अ कॉफी मग इन माय हैंड, मेरे हाथ में कॉफी मग है, तो उस कॉफी मग के ऊपर मैं थर्मोडायनामिक सिस्टम लगा रही हूँ, वो मेरा थर्मोडायनामिक सिस्टम है। तो उसके आसपास जितनी भी चीजें, जितनी भी चीजें, चाहे वो कंट्रीज ले लो, समझ रहे हो, इफ आई एम अ कॉफी मग, तो मेरे आसपास जितनी भी तुम सब मेरी सराउंडिंग्स हो, तुम सब क्या, बाहर का एरिया भी मेरी सराउंडिंग है, बाहर में पाकिस्तान है, दैट इज आल्सो माय सराउंडिंग, अमेरिका, वो सब मेरी सराउंडिंग में आते हैं। तो एक सिस्टम है और उसके आसपास सराउंडिंग है। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट चलता रहता है, और जब वो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है तो क्या होता है, सिस्टम के ऊपर क्या होता है, कुछ काम, कभी सिस्टम काम करता है, कभी सिस्टम के ऊपर काम होता है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। और जब हम सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाते हैं, जब हम सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है यूनिवर्स। क्या बन जाता है, यूनिवर्स। और हम लोग जो लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो पढ़ते हैं, वो किस पे अप्लाई होता है, वो यूनिवर्स पे अप्लाई होता है। जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, एनर्जी का नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो किसके ऊपर अप्लाई होता है, वो यूनिवर्स के ऊपर अप्लाई होता है। एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो आपके जो सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो सिस्टम की एनर्जी नहीं होती। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो यूनिवर्स बनता है उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सिस्टम और सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, दैट इज माय ओपन सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज माय ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द ओपन सिस्टम?
ओपन सिस्टम वो सिस्टम्स होते हैं जिनमें एनर्जी और मास क्या होता है, एनर्जी एंड मास एक्सचेंज, ठीक है, जिसमें एनर्जी और मास क्या करता है, एक्सचेंज होता है। क्या होता है, एनर्जी और मास क्या होता है, एक्सचेंज होता है विद द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज कर जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग, वी आर ओपन सिस्टम। मैंने कॉफी का मग पकड़ा हुआ है, जैसे ओपन सिस्टम। पानी की बकेट, आजकल सब गर्म पानी से नहाते हैं, आप पानी की बकेट, गर्म पानी की बकेट बाहर रख दो, थोड़ी देर के बाद वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। मतलब क्या किया उस पानी की बकेट ने, क्या किया, अपनी हीट क्या की, ट्रांसफर कर दी। किसको ट्रांसफर कर दी, सराउंडिंग्स को ट्रांसफर कर दी, एटमॉस्फेयर को ट्रांसफर कर दी, तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर हुई। अब तुम, अगर तुम 2 दिन के बाद आओगे तो देखना पानी इवेपोरेट भी हो गया होगा। अगर तुम 2 दिन के बाद आओगे तो पानी क्या होगा, लिटिल बिट इवेपोरेट भी हो गया होगा, तो मास भी एक्सचेंज हो गया। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। हमारे एनर्जी और मास दोनों क्या होते हैं, सिस्टम के साथ क्या होते रहते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ओपन सिस्टम वो होते हैं जिनमें एनर्जी और मास दोनों एक्सचेंज होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आता है मेरा क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज अ क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। जैसे आपके पास वही पानी की बकेट है, उसको ऊपर से क्लोज कर दो, ऊपर से ढक दो। अब क्या होगा, मम्मी लोग क्या करते हैं, खाना बनाती है तो वो क्या करते हैं, यूजली कवर देयर पैन्स, ठीक है, यूजली कवर द टॉप ऑफ द पैन, हमेशा कवर करके रखते हैं। वो क्यों करके रखते हैं, ताकि मास एक्सचेंज ना हो, वो इवेपोरेट होता है। तो आप देखना, वो जो इवेपोरेट होती है, आप मम्मी ने कोई भी पानी गर्म कर रही है, दाल बना रही है, कुछ भी बना रही है, यूजली दे वांट टू मेक अ राइस, कुछ भी, तो ऊपर से पैन कवर कर देती है। क्या होता है, वो पानी इवेपोरेट करता है, पर वो इवेपोरेट करके कहाँ लगा रहता है, कहाँ आता है वो पैन की स्किन पे आ जाता है। जो आपने पैन से कवर कर रखा है, पैन को आपने जिस लिड से कवर कर रखा है, सॉरी, उस लिड के स्किन पे आ जाता है। और जब आप हीट बंद कर देते हो तो दोबारा से वो जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोबारा से वो क्या करते हैं, वो किसमें होते हैं, ड्रॉप्स में कन्वर्ट होकर दोबारा उसके अंदर गिरते रहते हैं। यूजली ये चीज बहुत ज्यादा क्लोज सिस्टम बहुत ज्यादा मायने रखता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर हमें कोई ऐसी रिएक्शन करनी है जिसमें हमें मास चेंज नहीं करना है, तो वी यूजली कवर अप द टॉप। हम क्या करते हैं, जो हमारे फनल्स होते हैं उनके ऊपर कॉक लगा देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, ताकि रिएक्शंस होने से जो गैस बन रही है वो बाहर ना निकले। तो ऊपर से क्या कर देते हैं हम लोग, उसे क्या कर देते हैं, कॉक लगा देते हैं, कवर कर देते हैं। गॉट माय पॉइंट, इज दैट क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे ये जो क्लोज सिस्टम है केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो, ताकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास किसी भी सिस्टम के अंदर क्या हो, उसका मास एक्सचेंज ना हो। और मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता दूं, कोई पानी वाला बकेट का एग्जांपल ले लूं, पानी का बकेट उठाओ, बाहर रख दो और ऊपर से कवर कर दो। ऊपर से कवर करने का कोई फायदा नहीं होगा, हीट तो एक्सचेंज होगी सिस्टम और सराउंडिंग में। क्यों होगी, क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर जो आप लोगों ने, ये आपका पैन, ये आपका बकेट है, बकेट की ये जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग वॉल्स भी बोल देते हैं, और हम क्या बोलते हैं इनको, डायथर्मिक वॉल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। यू कैन से इट कंडक्टिंग वॉल्स, यू कैन से इट डायथर्मिक वॉल। ये क्या, कौन सी वॉल्स होती है, जो एक्सचेंज ऑफ हीट क्या करती है, बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउ कर देती है, किसके बीच में, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ हीट को क्या करती है, ये अलाउ करती है। एक्सचेंज ऑफ हीट को अलाउ करती है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा क्लोज सिस्टम होता है, जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज होती है पर ऊपर से कवर होता है। ऊपर से आपकी पानी की बकेट ऊपर से कवर है, गरम लेके आए थे, ठंडी हो जाएगी। ठंडी क्यों होगी, क्योंकि जो आपकी जो बकेट थी, उसकी जो वॉल्स थी वो क्या थी, कंडक्टिंग थी। क्या थी, वॉल्स कंडक्टिंग थी। वॉल्स क्या थी, डायथर्मिक थी। वॉल्स क्या थी, कंडक्टिंग थी। इसलिए क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ हीट तो अलाउ हो गया बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में, एक्सचेंज ऑफ हीट तो अलाउ हो गया, बट मास कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से आपने सिस्टम का क्या होता है, कवर किया होता है, पानी इवेपोरेट नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट सिस्टम इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपका जो नेक्स्ट सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं बेटा, यस, जिनमें नीदर हीट का एक्सचेंज होता है, नीदर हीट एक्सचेंज nor
मास, ना तो हीट एक्सचेंज होते हैं ना तो मास तुम्हारे मिल्टन की थर्मोस्टेट्स की बॉटल्स। ये मुझे आज तक नहीं पता है किसकी बॉटल है, ठीक है। पर ये जो भी बॉटल है जैसे थर्मोस्टेट बॉटल्स, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इस बॉटल के अंदर मैं पानी गर्म रखूंगी तो वो पानी गर्म ही रहेगा। अगर मैंने गर्म पानी रखा तो वो गर्म ही रहेगा, पानी ठंडा रखूंगी ठंडा ही रहेगा। सिस्टम क्या करिए, जो वॉल है ना, ये जो बॉटल की जो वॉल है, हम तो इसे नॉर्मल भाषा में थर्मोस्टील वॉल बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं, इसको थर्मोस्टील बॉटल है, बट एक्चुअली फिजिक्स की भाषा में इस वॉल को आइडियाबैटिक वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडियाबैटिक वॉल। जो वॉल क्या करती है, नॉट अलाउ हीट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। आइडियाबैटिक वॉल है जो सिस्टम के बीच में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। ये कौन सी वॉल है मेरे पास, आइडियाबैटिक वॉल। कौन सी वॉल है, आइडियाबैटिक वॉल। तो ये हमारी वॉल आइडियाबैटिक है, ऊपर से क्लोज्ड है तो मास तो भाई एक्सचेंज होने नहीं वाला। अब जो वॉल बना दी वो भी आइडियाबैटिक थी, आइडियाबैटिक वॉल ने सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स, एवरीवन? समझ आया आप लोगों को, पक्का? ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगी आपके पास स्टेट वेरिएबल्स की, ठीक है। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्टेट वेरिएबल्स की। स्टेट वेरिएबल्स वो है जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट बताते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो काम कर रहा है, किस प्रेशर पे काम कर रहा है, किस वॉल्यूम पे काम कर रहा है, किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या है। जैसे आप लोगों ने अभी तक हम जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते आए थे, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर अभी भी हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सॉरी, पर क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स। अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हमने टिल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स तक, वो सबके किसके अंदर आ रहे थे, वो मैकेनिक्स के अंदर आ रहे थे। उसमें हम मोशन की बात कर रहे थे, और मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, फोर्स, वेलोसिटी। क्या इंपॉर्टेंट था, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। पर थर्मोडायनेमिक्स ने, जब हम हीट की बात कर रहे हैं, हम जब सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम इन्हें, स्टेट वेरिएबल्स। वो कौन से वेरिएबल्स हैं मेरे पास, दीज आर माय प्रेशर, वॉल्यूम, temperature. These are three of them are very important. Three of them are very important. मैंने तुम्हें बताया था, मैंने अब जब एक्सप्लेन कर रही थी तो बताया था, मैं केपीएम गई थी, मैं खन्ना पेपर मिल में गई, क्या थी, मैं काम किया है, स्पेंड 1 year ओवर देयर। तो वहां पे थर्मल प्लांट है, ठीक है। थर्मल प्लांट के आसपास जाना भी मैं अलाउ नहीं था। तो अभी ऑलवेज assume that, यार ये हम लोग always wondering, sorry assume नहीं होगा, wondering that कि ये लोग उस थर्मल प्लांट का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। तो when once we visited that plant, तो हमने क्या देखा, जहां पे वो थर्मल प्लांट लगा हुआ है उसी के साथ एक रूम है, और उस रूम में बसेस लगी हुई हैं। तो बसेस समझना, बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ अटैच्ड है। आप लोग पढ़ोगे, अब जो लोग आईटी में कंप्यूटरिंग करेंगे उन लोगों के बसेस वगैरह पढ़ना बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज हो जाएगी। तो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही साथ कनेक्ट किए गए थे, और उन सब कंप्यूटर्स में क्या आ रहा था, वो जो थर्मल प्लांट था उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम से काम, एक सिंपल सी सरल सी भाषा में बोलूं, जब तुम्हें थर्मोडायनेमिक सिस्टम से काम करवाना है, यू वांट दैट कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ये हीट चले। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर क्या आएंगे, हीट इंजन आएंगे आपके, ठीक है। कोई भी आपके इंजन आएंगे, उस इंजन से आप काम करवाना चाहते हो तो आपको उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, मेंटेन रखना पड़ता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखते हो तभी तो रेफ्रिजरेटर काम कर रहे हैं ना। तो रेफ्रिजरेटर इज ऑल्सो अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ही है वो आपका। तो आपको जब भी किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में काम करना है तो ये पीवीटी, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और इन्हीं के साथ हमारे पास एक बनता है, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी, ठीक है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। और इसी के साथ एक छोटी सी चीज और थी, ठीक है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। दैट इज माय इक्वेशन ऑफ स्टेट। जैसे तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा आइडियल गैस इक्वेशन, पता नहीं मुझे तुमने किया है या नहीं किया है, ठीक कर लिया है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन है,
मतलब बेसिकली इन स्टेट्स को, कौन से स्टेट को, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इक्वेशन है। स्टेट कौन से, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉमन एक इक्वेशन है जिसे हम लोग केमिस्ट्री में आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, एंड द इक्वेशन इज PV-nRT। द इक्वेशन इज सेम ओवर हियर, बस हम n की जगह पे क्या डाल देंगे, म्यू डाल देंगे। क्या डाल देंगे, म्यू डाल देंगे। सो P here stands for pressure, V here stands for volume, mu here stands for number of moles, R here stands for universal gas constant, and T here stands for temperature. ये तो हम बिल्कुल मुश्किल ही है। Yes, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, which is 8.314. It is having a fixed value. ये मेरा पहला लेक्चर था ऑन ट्यूसडे इस चैप्टर को लेकर। द फर्स्ट लेक्चर आई हैव गिवन टू यू ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ठीक है, चले आगे स्टार्ट करें। मैं करें भी डोमिनोज ऑर्डर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या डोमिनोज ऑर्डर है? हमने पार्टी के लिए एवरीथिंग। बेटा पार्टी डोमिनोज खाएंगे तो और टाइम लग जाएगा। डोमिनोज तुम्हें खिला देंगे और ज्यादा अच्छा आएगा। ना कोई बात नहीं, बहुत टाइम है। कोई बात नहीं। ओके कुछ Okay, listen. Start करें आगे। अब स्टूडेंट मैं आपसे बात करूंगी इक्विलिब्रियम की। I will talk to you with the I'm going to talk about the topic that is called the equilibrium. ठीक है, तो पहले मैं सिंपल इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ। ठीक है, I am talking about a simple equilibrium. Students, we are going to talk about simple equilibrium. Okay, तो equilibrium क्या होता है? What is equilibrium? इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। अभी तक मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिस सिस्टम के ऊपर जहां पे नेट फोर्स क्या लग रही हो, जीरो लग रही हो, टोटल फोर्स नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, वो स्टेट क्या होती है विराट हमारे लिए? इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। ठीक है, फिर थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, does not change with respect to time. जहां प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर does not change with respect to time, so that is called equilibrium. क्या बोलते हैं उसे? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। किसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता। जहां प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर does not change it with respect to time, that is called your equilibrium. अब एक इक्विलिब्रियम होता है मेरे पास, that is thermal equilibrium. क्या होता है मेरे पास? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? दो सिस्टम, लवप्रीत मेरे पास दो सिस्टम है A और B। मुझे नहीं पता प्रेशर वॉल्यूम का, इसका प्रेशर P1 है, इसका प्रेशर P2 है, डिफरेंट है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, डिफरेंट है। बट अगर मैंने रेखा बोल दिया ना कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, दैट मींस देयर टेंपरेचर्स आर सेम। तो इनके क्या है? टेंपरेचर्स आर सेम। तो अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मींस देयर टेंपरेचर्स आर सेम। दैट मींस इनके टेंपरेचर क्या है? सेम। हां, तो फिर वो इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थर्मल इज रिलेटेड टू राहुल टेम्परेचर। तो अगर मैंने किसी को बोला कि ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में विवेक, तो मैं क्या बोलूंगी कि इनके टेम्परेचर्स क्या है? सेम है। थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए, थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक लॉ बनाया, व्हिच इज कॉल्ड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे मैम ये क्या नाम हुआ, जीरोथ लॉ? ये जीरोथ लॉ नाम क्यों रखा गया? क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाई दे हैव अ नेम दैट इज कॉल्ड अ जीरोथ लॉ। इसको जीरोथ लॉ क्यों बोला गया? क्योंकि एक्चुअली ना बेटा सबसे पहले हमारे पास आया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जब हमने स्टार्ट किया के बारे में, जब डिस्कवरीज करना शुरू किया, तो हमने पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन्वेंट किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद वी गेट टू नो दैट, हमें ये पता लगा कि भाई इसका भी बेसिक है,
एक लॉ है जो फर्स्ट लॉ से पहले आ रहा है, उसका भी बेसिक है, द लॉ विच इज द बेसिक ऑफ अ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक ऐसा लॉ है जो क्या है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या है, बेसिक है। तो हमने उसको रिप्रेजेंट करना था। अब उस लॉ को रिप्रेजेंट करना था जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी बेसिक है, तो हमने क्या किया, उसको 1 से पहले कौन आता है, मतलब 0 आता है, तो हमने उसको नाम दे दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात किसके बारे में बात की है, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की है। किसके बारे में बात की है हमने, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, हमें दो सिस्टम्स हैं, वो उनको थर्मली इक्विलिब्रियम में रखा है। ठीक है, कैसे रखा है, जीरोथ लॉ क्या बोलता है, जीरोथ लॉ कहता है आपके पास दो सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम है बी। इन सिस्टम्स के अंदर क्या रखेंगे, इन सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब चैप्टर 7 पढ़ाया था सिस्टम ऑफ रोटेशनल मोशन, तो उसमें क्या था, मेरे पास एक सिस्टम था, सिस्टम के अंदर क्या रखे थे मैंने, क्या थे मेरे पास, पार्टिकल्स थे। यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं, यहाँ सिस्टम के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, बट प्रेफरेबली क्या होता है, गैसेस होते हैं। कौन से गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस होती है। मैंने एक्सप्लेन किया था, देयर वर टू टाइप ऑफ गैसेस, रियल एंड आइडियल। रियल गैसेस जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और आइडियल गैसेस जो बुक्स में है। बेसिकली आपके गैसेस के कुछ लॉज होते हैं, आपने पढ़े केमिस्ट्री में, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन लॉ, एवोगाड्रो लॉ। उन लॉज को जो फॉलो करती है ना, वो हमारी कौन सी गैसेस है, आइडियल गैसेस। कौन सी गैसेस है हमारी, आइडियल गैसेस। ठीक है, तो हमारी जो आइडियल गैसेस होती है, मेरे पास एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है, और इनके बीच में क्या है, मेरे पास आइडियल गैस है। ठीक है, और दोनों सिस्टम्स के बीच में कौन सी वॉल है, दोनों सिस्टम के अंदर कौन सी वॉल है, आइडियाबैटिक वॉल है। कौन सी वॉल है, आइडियाबैटिक वॉल। अब गुरनूर, अगर इन दोनों सिस्टम के अंदर आइडियाबैटिक वॉल है, तो इनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो इन दोनों का टेम्परेचर भी हमेशा क्या होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। एक का टेम्परेचर T1 और एक का टेम्परेचर T2। एक्चुअली क्या होता है, अगर इनके बीच में हीट एक्सचेंज अलाउ होता, अगर इनके बीच में क्या होता, हीट एक्सचेंज अलाउ होता, तो क्या होता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता वहां से हीट निकल कहां जाती है, जिसका टेम्परेचर कम होता। हीट हमेशा कहां से निकल के जाती है, जिसका टेम्परेचर हाई होता, कहां तक जाती है, जिसका टेम्परेचर कम होता। जिससे क्या होता, दोनों तरफ हीट एक्सचेंज होती, तो दोनों तरफ टेम्परेचर क्या हो जाता, सेम हो जाता। ठीक है, बट अभी तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकती, कौन सी वॉल है, आइडियाबैटिक वॉल है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, अगर आपके पास दो सिस्टम है और एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, दोनों सिस्टम का टेम्परेचर डिफरेंट है, तो आप एक तीसरा सिस्टम रख दो इन तीनों के दोनों के साथ। आप एक तीसरा सिस्टम रख दो, विच इज अ सी सिस्टम। आप एक तीसरा सिस्टम रख दो इनके साथ। ठीक है, यू जस्ट ए और बी के साथ जब एक तीसरा सिस्टम रख दो, और उनके बीच में कौन सी वॉल लगा दो, कौन सी वॉल लगा दो, कंडक्टिंग वॉल। कौन सी वॉल लगाओ उनके बीच में, कंडक्टिंग वॉल, जो क्या करेगी, हीट एक्सचेंज करेगी किसके साथ, ए के साथ भी, और हीट एक्सचेंज करेगी बी के साथ भी। ठीक है, क्लियर यश, सक्षम, अस्मित, अभिराज, दोनों के बीच में आपस में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। एक T1 टेम्परेचर पे, एक T2 टेम्परेचर पे है। ठीक है कोमल, आपस में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, आपस में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, आपस में इनका टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं होने वाला, मनराज और गुन्नूर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही। अब मैंने क्या किया, एक तीसरा सिस्टम लिया, इन दोनों के साथ प्लेस कर दिया, और क्या किया, उनके बीच में कंडक्टिंग वॉल लगा दी। कंडक्टिंग वॉल क्या करेगी, क्या करेगी, सक्षम, अलाउ करेगी हीट एक्सचेंज को। तो सी ए के साथ भी हीट एक्सचेंज करेगा, सी बी के साथ भी हीट एक्सचेंज करेगा, बी के साथ सी की हीट एक्सचेंज होगी, ए के साथ सी की हीट एक्सचेंज होगी, दोनों की हीट एक्सचेंज होगी आपस में। तब तक होती रहेगी, तब तक होती रहेगी, तब तक होती रहेगी, जब तक सी ए के साथ और सी बी के साथ टेम्परेचर क्या कर ले, सेम ना कर ले। सी ए के साथ अपना टेम्परेचर सेम ना करे, सी बी के साथ अपना टेम्परेचर सेम ना करे, जब तक आपस में इनका सी का ए के साथ, सी का बी के साथ टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक वो हीट एक्सचेंज करते रहेंगे। तब तक वो हीट एक्सचेंज क्या करेंगे, करते रहेंगे, कॉन्टिन्यूसली हीट एक्सचेंज उनके बीच में होती रहेगी। अगर सी, अब देखो इट इज अ ऑब्वियस थिंग, अगर सी का ए के साथ टेम्परेचर सेम हो गया, सी का टेम्परेचर T था, तो उसने ए के साथ टेम्परेचर सेम कर लिया, ए का भी T हो गया। सी का T टेम्परेचर था, तो उसने बी के साथ टेम्परेचर क्या कर लिया, सेम कर लिया, बी का भी T हो गया।
अब C ने A के साथ टेम्परेचर सेम किया, C ने B के साथ टेम्परेचर सेम कर लिया, तो जब C का A के साथ टेम्परेचर सेम हुआ, C का B के साथ हुआ, तो A और B का भी टेम्परेचर क्या हो गया, आपस में सेम हो गया, तो A और B ऑटोमेटिकली क्या आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या बोलता है, सॉरी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, कहता है इट स्टेट दैट इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, दो सिस्टम है A और B, वो तीसरे सिस्टम के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो दोनों भी आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई बात, पक्का, इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, आपको पता है एक चीज बताऊं मैं आपको, ये जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ना, आर.एच. फ्लावर ने, ठीक है, इनका नाम था, जिन्होंने जीरो क्लाउड डिस्कवरी की थी, आर.एच. फ्लावर ने 1931 में, ही इज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने बोला था कोल्ड जैसी कोई चीज नहीं होती, गोल्ड कोल्ड कोल्ड काम कोल्ड ठंडी, अच्छा, उन्होंने कहा साइंटिफिकली हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर, कोल्ड इज अ इनफॉर्मल वर्ड, ठीक है, एक नॉर्मल भाषा में आप मुझे बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बहुत ठंडी हो रही है, बहुत कोल्ड हो रहा है यार, बहुत कोल्ड हो रहा है, बट जो साइंटिफिक लोग बात कर रहे हैं, प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे यार टेम्परेचर लो हो गया है, टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है, कोल्ड जैसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? क्लियर, जैसे आइंस्टाइन ने कहा था वीक कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं है, वीक या तो कोई अबव एवरेज होता है या कोई बिलो एवरेज होता है, किसी का ब्रेन अबव एवरेज होता है, किसी का ब्रेन बिलो एवरेज होता है, किसी का वीक ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसी चीज को सीबीएसई भी करिकुलम में लेके आई है, सीबीएसई कभी भी किसी स्टूडेंट के आगे वीक नहीं लिख के भेजती है, सीबीएसई हमेशा लिखती है अबव एवरेज, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके लिए अबव एवरेज, मीडियोकर है तो एवरेज, और अगर वीक है तो उसके लिए वो बिलो एवरेज यूज करती है। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम दो तीन पैरामीटर्स की और बात करेंगे, व्हिच इज इंटरनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ठीक है, तो हम दो तीन पैरामीटर्स की और बात करने वाले हैं, व्हिच इज इंटरनल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ओके, अब कर दूं? एक मिनट, आपने कंडक्टिंग वॉल लिखा था, डायटोनिक वॉल कौन सी होती है? सेम होती है, सेम होती है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनल एनर्जीज एंड हीट एनर्जी। Internal energy and heat energy। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मल भाषा में इंटरनल एनर्जी हमारे अंदर की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यस हमारे अंदर जितनी भी एनर्जीज हो हमारे अंदर, चाहे पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे काइनेटिक है, चाहे हीट है, चाहे मेरे अंदर कोई मॉलिक्यूलर एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी हो, सबके सबको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। बट अगर मैं बहुत कंसाइज होके बताऊं तो हम लोग क्या बोल देते हैं? इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। दिस इज इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट इसमें एक चीज यहाँ पे आप ऐड करोगे, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव टू व्हिच द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम एट रेस्ट। हम इंटरनल एनर्जी कब निकालते हैं? उस रेफरेंस में निकालते हैं जब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही हो? जीरो लग रही हो। सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए, मतलब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, उसका मतलब क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट में पड़ा है। जब भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो सेंटर ऑफ मास क्या करेगा? मूव करेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रही है? बॉडी पे जीरो लग रही है। तब उस समय जो बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, एक बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी ना हमेशा इंक्रीज करती है जब आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को चेंज करोगे, इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। मतलब व्हाटएवर द वर्क यू परफॉर्म, एक्चुअली क्या होता है ना, आपकी जो गैसेस हैं उनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं,
गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो कौन सी फोर्स होती है, म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो स्टूडेंट, मैं तुम्हें एक चीज समझाती हूँ। इफ आई एंटर इन योर क्लास, तुम मेरे लिए एक सिस्टम हो, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, तुम सब पार्टिकल्स हो, सब अट्रैक्ट करते हो, पसंद करते हो दूसरे को, ठीक है यार ये मेरी अच्छी फ्रेंड है, ये मेरा अच्छा दोस्त है, यू जस्ट लाइक ईच अदर। तो अब तुम लोग क्या करते हो, अगर तुम आपस में उसको अट्रैक्ट करते हो, यू पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर, यू पीपल आर शेयरिंग योर फूड विद ईच अदर, यू पीपल आर लिसनिंग म्यूजिक, यू पीपल आर प्लेइंग विद ईच अदर। तो अगर बीइंग अ टीचर मैं तुम्हारी क्लास में आके बैठ जाऊं, तो मुझे काम करना है, आई हैव टू परफॉर्म अ वर्क, तो मुझे तुम्हारी वो अट्रैक्शन पावर को वीक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग तो चिट-चैट करते रहोगे, बातें करते रहोगे। और अगर मैं लेजी बम हूं, तो मैं आगे करूंगी, टीचर वगैरह की बैठ जाएगी, बच्चे बातें कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, टीचर आर परफॉर्मिंग नो वर्क। बट इफ अ टीचर इज स्ट्रिक्ट, तो सबसे पहले आती है, क्या करती है वो, सबको चुप कराती है, वो काम करती है, तुम्हारे बीच की अट्रैक्टिव पावर को कम करती है। वैसे ही यहाँ पे पार्टिकल एक सिस्टम के अट्रैक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो अगर अब सिस्टम काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, उसके कंट्रास्ट अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट जाके वो पार्टिकल्स को क्या करेगा, दूर करेगा। पार्टिकल्स दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, दैट मींस यू हैव परफॉर्म सम वर्क, और वो वर्क किस में परफॉर्म होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ वर्क डन। कौन सा वर्क डन, जिस वर्क डन से आप क्या करते हो, वॉल्यूम चेंज करते हो। गॉट माय पॉइंट। और किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट मींस वहां पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। और एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे और बताऊंगी, अगर एक सिस्टम कोई भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक चीज रह गई, अगर कोई सिस्टम में कोई भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो उस सिस्टम के अंदर कोई भी काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपकी जो इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज सोली रिप्रेजेंटिंग द काइनेटिक एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट करती है वो, काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप एक सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हो, मेरी बात सुनो, अगर एक सिस्टम में टेम्परेचर चेंज हो रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम, उसके और उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, और आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दैट मींस इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत बोलो, बट दे आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। जहां टेम्परेचर चेंज कर रहे हो वहां पे इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा। जहां आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो वहां पे बॉडी का इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाला है। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ आया। अगर देयर इज अ नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब कोई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं हो रही, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स ओनली टू द काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी किससे बना है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी से बना है। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हो तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होता है। मतलब अगर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, कहीं टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। कहीं पे आप चेंज इन टेम्परेचर करते हो तो वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, समझ आया। एक चीज और, आपका जो ये इंटरनल एनर्जी है ना, ये एक स्टेट वेरिएबल है, तो दैट मींस ये सिर्फ स्टेट्स पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इट डिपेंड्स अपनी स्टेट वेरिएबल है, ये स्टेट वेरिएबल है, मतलब आप इसकी सिर्फ स्टेट निकाल सकते हो, आप इसमें सिर्फ चेंज ला सकते हो, चेंज निकाल सकते हो। चेंज कैसे निकालते हो, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। पहले उसकी वैल्यू क्या थी इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की पहले वैल्यू क्या थी, और अब उसकी फाइनल वैल्यू क्या है, ठीक है। उसकी इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो और उसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन फाइंड आउट इट्स इनिशियल वैल्यू एंड यू कैन फाइंड आउट इट्स फाइनल वैल्यू। छुट्टी नहीं हुए, एक बात पूछा, ठीक है। तो आपके पास चेंज इन एनर्जी,
इज अ स्टेट, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम हमेशा इंटरनल एनर्जी का निकालते हैं, हमेशा चेंज निकालते हैं, मतलब उसका स्टेट के बारे में बात करते हैं कि उसकी फाइनल स्टेट क्या थी और उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, व्हाट इज इट्स फाइनल स्टेट एंड व्हाट इज इट्स इनिशियल स्टेट, हम उसकी स्टेट की बात करते हैं सिर्फ, ठीक है, क्लियर। तो इंटरनल एनर्जी क्लियर हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वॉल्यूम चेंज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, बट अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है दैट मींस तुम गैसेस के बीच की अट्रैक्शन काउंट नहीं कर रहे जो आइडियल गैसेस में होता है। अगर तुम रियल गैसेस के अंदर अगर तुम रियल गैस ले रहे हो तो तुम पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन काउंट करते हो, पर अगर तुम आइडियल गैस ले रहे हो तो आइडियल गैस में तुम यही मान के चलते हो कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। आइडियल गैस में यही मान के चलते हैं कि जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तो उस समय इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। दैट मींस तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। दैट मींस इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब छोटी सी बात बता रही हूँ, हीट एंड वर्क, उसके बाद हमारा काफी हद तक 2 लेक्चर कवर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगी, दैट इज द इंडिकेटर डायग्राम्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी दैट नाउ वी विल टॉक अबाउट, so now students we are going to talk about heat and internal energy. Now we are going to talk about heat and internal energy. ठीक है। अब स्टूडेंट्स हीट तो नॉर्मल है, आप एक सिस्टम को हीट दे रहे हो तो आप हीट कब ट्रांसफर होती है दो सिस्टम में? जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। आपके पास एक सिस्टम है ए और एक सिस्टम है आपके पास बी। एक का टेम्परेचर T1 है और एक का टेम्परेचर T2 है। T1 टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है T2 से। T1 टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, T1 टेम्परेचर ज्यादा T2 से, तो यहाँ पे क्या होगा? A से B क्या होगी? हीट ट्रांसफर होगी। किसके बीच में? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में। Between system and surrounding, the exchange of heat take place. The exchange of heat take place from the A to B. ठीक है? The exchange of heat takes place between system and surroundings. सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज तभी होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो? टेम्परेचर डिफरेंस हो, तभी क्या होता है? हीट एक्सचेंज अलाउ करता है, नहीं तो हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करता। और गॉट माय पॉइंट? इज दैट क्लियर? एवरीवन समझ आ गया? ठीक है, ओके। अब अगर कोई बहुत सिंपल चीज है, अगर कोई सिस्टम से इस सिस्टम ने हीट दी, क्यों दी रे बाप? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा था। इस सिस्टम ने हीट ली, क्यों ली? क्योंकि टेम्परेचर कम था। जिसने हीट दी, जिसने हीट लॉस की, जिस सिस्टम ने हीट लॉस की, वहां पे माइनस क्यू आ जाएगा। माइनस क्या इंडिकेट करता है कि हीट यहां से जा रही है, और जिस सिस्टम ने हीट गेन की, वहां पे क्या आ जाएगा? प्लस क्यू आ जाएगा। ये आपकी साइन कन्वेंशन है, ठीक है। जिसने हीट गेन की वहां पे पॉजिटिव क्यू, जिसने हीट लूज की वहां पे माइनस क्यू। लूज करने पे माइनस क्यू, हीट गेन करने पे प्लस क्यू। गॉट इट? ठीक है, हीट हो गया। तो अब हम बात करेंगे, हीट को रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल दैट इज क्यू। अब हम बात करते हैं वर्क की। ओके, तो स्टूडेंट्स जब आप सिस्टम को हीट देते हो ना, या हीट लेते हो, कुछ भी कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ले रहे हो, तो वो कोई वर्क परफॉर्म करता है। वो कितना वर्क परफॉर्म करता है कैसे निकालेंगे? 2 तरह के वर्क होते हैं, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम और एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो मेरे पास 2 तरह के वर्क डन होते हैं। द फर्स्ट वन इज वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन
by the system, and the next one is work done on the system. तो हमारे पास दो तरह के काम होते हैं, एक वर्क डन बाय द सिस्टम एंड द सेकंड वन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, मैम टाइम हो गया. ये पढ़ जा फिर चले जाना. ठीक है, बस एक मिनट रुक जा. बस ये समझ लो, ये बेसिक है इस चैप्टर का, प्लीज ध्यान में लिखिएगा. मैं दोनों चीजों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, एंड वर्क डन on the system. Work done by the system and work done on the system. So ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? पिस्टन. कौन सा पिस्टन है ये? फ्रिक्शन लेस पिस्टन. ठीक है, आपने डाल दी है गैस बीच में. पहले इनिशियली यू हैव अ वॉल्यूम V1. ध्यान से सुनो सब लोग, ड्रॉप योर पेन एवरीवन, लुक एट देयर. ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है. बाय द सिस्टम में क्या होता है, जो गैस पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाते हैं. बाय द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कौन है गुरु? गैस पार्टिकल. तो गैस पार्टिकल फोर्स लगाएंगे किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर. तो पिस्टन इनिशियली इज ओवर हियर. पिस्टन कहां पे है? पिस्टन क्या है आपके पास? पिस्टन इज हियर ओनली. पिस्टन यहाँ पे है, तो पिस्टन मूव करके ऊपर आ जाएगा. फोर्स लगी पिस्टन पे, पिस्टन ऊपर आ गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम में हमेशा क्या होगी? एक्सपेंशन होगी. क्या होगी? एक्सपेंशन होगी. वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो कितना काम हुआ? वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन. तो वर्क डन का एक नया फॉर्मूला बताने जा रही हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा. पिस्टन यहां से यहां तक मूव किया. लवप्रीत, कितना मूव किया पिस्टन? लेट्स सपोज x डिस्टेंस मूव किया. फोर्स लगी, पार्टिकल्स ने पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई. उसके बाद जिस पर फोर्स लगाओ और मूवमेंट हो, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या होता है? वर्क डन होता है. पर आपको पता है फिजिक्स का प्रिंसिपल रिडक्शनिज्म, पूरे के लिए नहीं निकालेंगे, पूरी मूवमेंट के लिए नहीं निकालेंगे, पहले थोड़े से के लिए निकालेंगे. सो लेट्स सपोज पिस्टन इतना मूव किया, ये आपका पिस्टन मूव किया इतना सा. कितना डिस्टेंस मूव किया? dx डिस्टेंस. इतना मूव किया, इतना सा मूव किया dx डिस्टेंस. जब पिस्टन इतना सा मूव किया तो आपने क्या किया? वर्क डन किया. क्या किया आपने? वर्क डन किया. तो थोड़ा सा वर्क डन किया आपने. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यही होता है वर्क डन. यही पढ़ा है. फोर्स क्या होता है यहाँ पे? प्रेशर इनटू एरिया. पिस्टन का एरिया कितना था? A. गुनूर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो आपको फोर्स निकालना है, तो वो क्या होगा बच्चे? प्रेशर इनटू एरिया. अब गुनूर, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है? वॉल्यूम. थोड़ा डिस्टेंस था तो वॉल्यूम भी क्या आएगा? थोड़ा सा आएगा. सिर्फ इतने से हिस्से का वॉल्यूम आएगा. पूरा वॉल्यूम निकालना है. पूरा वॉल्यूम कितना है गुनूर? कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? V1 से लेके V2 तक. तो क्या करोगे? थोड़ा सा निकला है, बड़ा पूरा निकालना है, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे. क्या करेंगे गुनूर? हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. कहां से कहां तक? V1 से लेके V2 तक. तो दिस इज द न्यू फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. पर इस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा. क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है. छोटी सी बात बताती हूँ, बड़ा सिंपल सा लॉजिक. चेंज इन वॉल्यूम है, ये इसको आप वर्क डन को P डेल्टा V भी लिख सकते हो. पर माइट भी हमने क्या लिया है? बहुत स्मॉल वर्क डन लिया. जब बहुत ही छोटा लेते हैं तो किससे डिपेंड करते हैं? D से. तो ये क्या आएगा? इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा V2 माइनस V1. फाइनल माइनस इनिशियल. अब फाइनल क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज करता है. फाइनल ज्यादा होता है, इनिशियल कम होता है. आगे वाला ज्यादा, पीछे वाला कम. तो ऑब्वियस चीज क्या आएगी? पॉजिटिव. तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा पॉजिटिव होगा. वर्क डन केमिस्ट्री में आपने जो भी पढ़ा, केमिस्ट्री इज नॉट लिंक्ड विद द फिजिक्स. ठीक है, वो अलग है. वर्क डन ऑन द सिस्टम में लास्ट है लवप्रीत 2023 में लास्ट है. बची गई
वर्क डन ऑन द सिस्टम में यू हैव अगेन टेकन अ सिस्टम, तुमने एक सिस्टम लिया, तुमने एक कंटेनर लिया, उसके ऊपर पिस्टन लगाया, ठीक है, और तुमने क्या डाल दिया यहाँ पे, क्या डाल दिया तुमने यहाँ पे, गैसेस पार्टिकल डाल दिए, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, सिस्टम के ऊपर क्या लगाई आपने, फोर्स लगाई, सिर्फ वर्क डन ऑन द सिस्टम में पिस्टन के ऊपर बाहर से फोर्स लगी, सराउंडिंग सिस्टम पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बाहर से सराउंडिंग। तो पहले वॉल्यूम V1 था, अब पिस्टन क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, पिस्टन क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, पिस्टन नीचे आ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया मेरे पास, V2, क्या हो गया वॉल्यूम मेरे पास, V2। पहले पिस्टन ऊपर था, पिस्टन नीचे आ गया, वॉल्यूम V2 हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब फिर से पिस्टन नीचे आया, कितना डिस्टेंस नीचे आया, x डिस्टेंस नीचे आया, पूरे नहीं निकालोगे, क्या करोगे, पहले थोड़े से पार्ट के लिए निकालोगे, पिस्टन सिर्फ इतना ही मूव किया है, जो मैं ये रेड लाइट हाईलाइट कर रही हूँ, dx डिस्टेंस मूव किया भाई पिस्टन, फोर्स लगी है ऊपर से, स्मॉल वर्क डन, फोर्स लगी है और थोड़ा सा मूव किया है, फोर्स क्या होती है, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। और इस बार फिर क्या करेंगे, पूरा वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक, V2 to V1, V1 से V2 तक, V1 से V2 तक। तो अब जब यहाँ पे भी चेंज निकालोगे तो वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, बट इस बार कंप्रेशन हुआ है, इस बार क्या किया, ऊपर से फोर्स लगी तो पिस्टन नीचे आया, गैसेस क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है, तो यहाँ पे इस बार गैसेस कंप्रेस हो गई, मतलब आपका इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था और फाइनल वॉल्यूम कम था, गैसेस क्या हो गई है, कंप्रेस्ड हो गई है, गैसेस आपकी कंप्रेस्ड हो गई है, तो मेरे पास क्या होगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्या आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट, सबको समझ आया, पक्का, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, एनीवन हैव एनी डाउट, ठीक है, चले आगे, भागे आगे, चलिए, ठीक है, तो यहाँ वर्क डन पॉजिटिव, यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव, लवप्रीत आप चलिए। The next topic is indicator diagram. कोई बाहर आ? हाँ यहाँ पे कोई बाहर? नहीं मेरे को कोई लगा। हम 4-5 बजे पहुंचना। क्या टाइम होगी? रोज जाते हुए वैसे मम्मी 4 बजे ठीक है। अच्छा ठीक है। इसकी बेटा बड़ी सारी क्लास बाहर जाता। ये बहुत पढ़ रहा है। तेरे को भी ले। Okay. Now students we are going to talk about indicator diagram. ठीक है, हम इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे, इन्हीं दोनों, मैं एक साइड को रब कर देती हूँ, मैं इन दोनों में से किसी में भी वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम कुछ भी बोलोगे, ठीक है, मैं इसका एक इंडिकेटर डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको। इंडिकेटर डायग्राम्स क्या होते हैं, इंडिकेटर डायग्राम्स आर बेसिकली द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। इंडिकेटर डायग्राम्स क्या होते हैं, ये ग्राफ होते हैं किसके बीच में, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। सो इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम क्या होते हैं, ये ग्राफ होते हैं किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच के ग्राफ होते हैं, द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो इंडिकेटर डायग्राम्स आर द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैं इसका एक डेफिनेशन बोल रही हूँ इंडिकेटर डायग्राम का। A graph between the pressure and a volume of a gas under thermodynamic operations. जिस भी गैस के ऊपर थर्मोडायनेमिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, उसका जो इंडिकेटर डायग्राम है वो क्या है, उसका ग्राफ है किसके बीच का, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। और इंडिकेटर डायग्राम्स को हम पीवी डायग्राम्स भी बोलते हैं, या भूत बनने की जरूरत है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो हमारे पास इंडिकेटर डायग्राम्स को हम पीवी डायग्राम्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन डायग्राम्स के अंदर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इन ग्राफ यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, किसका, एक ऐसे सिस्टम के जिसके थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन चल रहा है, क्या चल रहा है, जिसके ऊपर थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन चल रहा है। अब मैं लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस, इसके सामने मैंने जो ये आपका एक ग्राफ, मैंने एक सिचुएशन ली थी
जहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा था, जहां पे एक्सपेंशन हो रही थी। मैं एक यहाँ पे आपके पास में इंडिकेटेड डायग्राम क्या है, इंडिकेटेड डायग्राम्स आर द डायग्राम बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इंडिकेटर डायग्राम्स। तो मैंने यहाँ पे एकदम बिल्कुल एडजेसेंटली मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन ली है जहां पे मैं प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करूंगी। एग्जांपल क्या ले रही हूं मैं, वर्क डन बाय द सिस्टम। एक्सपेंशन हो रही थी, सो एक्सपेंशन हुई है, वॉल्यूम चेंज हुआ है V1 से लेके V2 तक। मतलब पहले वॉल्यूम कम था, पहले वॉल्यूम यहाँ होगा, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है, पहले वॉल्यूम यहाँ होगा V1 और अब वॉल्यूम ज्यादा हो गया V2। यार इट्स ऑब्वियस, जब अभी एक्सपेंशन हुई है, कोई भी चीज एक्सपैंड कर रही है, मतलब उसमें प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले प्रेशर क्या होगा P1 और बाद में कितना होगा P2। तो मतलब पहले प्रेशर ज्यादा था और बाद में प्रेशर क्या हो गया होगा, कम हो गया, तभी तो गैस क्या की है, एक्सपैंड की है। तो आपका पहले प्रेशर ज्यादा था, पहले आपका प्रेशर ज्यादा था P1 और बाद में प्रेशर क्या हो गया P2। प्रेशर और मतलब की वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट सिचुएशन, इनिशियली आपका प्रेशर ज्यादा था और वॉल्यूम कम था, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। पहले आपका प्रेशर ज्यादा था और वॉल्यूम कम था, फिर क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने प्रेशर क्या किया, डिक्रीज किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ये स्टेट आ गई P2 V2, सॉरी V2 P2, और ये क्या आ गया V1 P1। तो पहले सिस्टम यहां था, अब सिस्टम यहां है। इन दोनों को जोड़ना है, ये दो कोऑर्डिनेट्स आए ग्राफ के अंदर, कैसे जोड़ देना मैथमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन। यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, यहाँ पे कर्व ऐसा आएगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो ऐसे कर्व बन रही है नीचे की तरफ, एक चीज इंक्रीज होती है तो एक चीज डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आप ये इंडिकेटर डायग्राम है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम, इस लाइन ने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, एक सिस्टम के थर्मोडायनेमिक, सिस्टम में थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन हुआ, उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ, उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ, उसका जो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ, उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर। अब ये जो कर्व है, अंडर द कर्व एरिया बन रहा है, ये कर्व है आपकी, इस कर्व के अंडर, इस कर्व को ऐसे नीचे ज्वाइन करो और ऐसे ज्वाइन करो, तो ये एक एरिया बन गया कर्व के अंदर। इस कर्व के अंदर क्या बन गया, इस कर्व के अंडर ये एरिया बन गया, बन गया ये एरिया। सो एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम, पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, मतलब इंडिकेटर डायग्राम। जो कर्व बनती है, जो कर्व प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है, एक सिस्टम के डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका पहले प्रेशर कितना था, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके प्रेशर और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रही है। उस कर्व के अंडर जो एरिया है, उस कर्व के अंडर जो एरिया है, उस कर्व के अंडर जो क्या आ रहा है, एरिया आ रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, उस कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे वर्क डन बोलेंगे। कैसे, मैंने क्या समझाया था कपूर, किसी भी ग्राफ के अंदर आपको एरिया निकालना है तो क्या करो, ये ग्राफ है, इसके अंदर जो एरिया बन रहा है क्या निकालना है, उसकी y एक्सिस को x एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दें। तो y एक्सिस पे क्या है पुत्र, प्रेशर, और x एक्सिस पे क्या है पुत्र, वॉल्यूम। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, तो याद रहेगा। तो एरिया under the curve of PV डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम्स के अंदर जो कर्व के अंडर जो एरिया बनता है, जो प्रेशर और वॉल्यूम की कर्व है उसके अंडर जो एरिया बनता है, वो हमेशा वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा वर्क डन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिंग प्रोसेस। अच्छा, एक बात और मेरी छोटी सी याद रखना कंपटीशन के लिए, अगर ये एरिया साइक्लिक हो रहा है ना, ये बात छोटी सी याद रखना, सॉरी, अगर ये एरिया क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो, अगर आपसे पूछ रहे हैं कि एरिया क्लॉकवाइज लिया गया है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये कंपटीशन के लिए है. Clockwise area always represent the work done in expansion. Work done in expansion और work done in expansion हमेशा पॉजिटिव होती है. एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो वर्क डन कंप्रेशन में होगा, कंप्रेशन में होगा तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा. ये कंपटीशन के लिए है चीज. क्लॉकवाइज वर्क डन एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है. क्लॉकवाइज वर्क डन एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, ठीक है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव होती है, और एंटी क्लॉकवाइज कंप्रेशन को करता है, वो नेगेटिव होती है. अब बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. और इस दोनों 5 मिनट का ब्रेक दूंगी आपको. ठीक है, ओके. सो हम बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. सबसे पहले साइक्लिक प्रोसेस क्या होते हैं? आप जहां से शुरू हुए थे आप घूम के वहीं आ गए. इनिशियली आपका प्रेशर P1 V1 था, आपने थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन परफॉर्म किए, प्रेशर P1 से P2 किया, वॉल्यूम V1 से V2 किया, पर फिर थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन लगाया, अब प्रेशर P2 से फिर से P1 पे आ गए, वॉल्यूम V2 से फिर से V1 पे आ गए. तो आपने क्या किया, प्रेशर P1 से P2 था, अब P2 से वापस P1 हो गया, वॉल्यूम V1 से V2 था, वापस V2 से V1 कर लिया. साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका इनिशियल स्टेट होता है वही आपका फाइनल स्टेट होता है. तो आपने जहां से शुरू किया वहीं पे आ जाते हो. याद रखना, आपने जहां से शुरू किया वहीं पे जब आओगे आपका इंटरनल एनर्जी जीरो रहेगा. याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. ठीक है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में यू स्टार्टेड फ्रॉम हियर, योर प्रेशर इज P1. असली पेड़ा खा लेते तुम्हें तो प्रेशर P1 वॉल्यूम V1. आपने थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन लगाया, प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज कर रहे हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में, इसलिए कर्व आती है, स्ट्रेट लाइन आती. प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है. कर्व बना रही हूँ, इसका मतलब एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है. पहले प्रेशर P1 V1 था, अब क्या आ गया P2 V2, और फिर घूम के वहीं वापिस आ गए. जहां से चले वहीं घूम के वापस आ गए. ए से स्टार्ट हुए थे, बी तक पहुंचे, बी से फिर से वापस ए पे आ गए. तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है. साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि हमेशा चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल. तो साइक्लिक प्रोसेस में फाइनल भी किसके इक्वल होता है, इनिशियल के इक्वल होता है. तो दोनों सेम हो जाते हैं, तो दोनों किसके इक्वल हो जाते हैं, जीरो के इक्वल हो जाते हैं. किसके इक्वल हो जाते हैं, जीरो के इक्वल हो जाते हैं. इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आया? ठीक है. अब मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी बताई है. अब मैं आपको क्या बताऊंगी, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. हम किसको एक्सप्लेन करेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस. तो पहले मैं वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए साइक्लिक प्रोसेस में मैं एक इंडिकेटर डायग्राम बनाती हूँ. जो इंडिकेटर डायग्राम किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर है. आप ए पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, ठीक है, आप कहां तक पहुंचे, डी तक पहुंचे, और आप फिर बी से स्टार्ट होके कहां पहुंचे, ए पे पहुंचे. यू स्टार्ट फ्रॉम ए, यू रीच दैट बी, और फिर आप बी से स्टार्ट होके कहां पे आ गए, ए पे आ गए. आपका प्रेशर है यहाँ पे P1, वॉल्यूम है V1, और यहाँ प्रेशर है आपका P2 और वॉल्यूम है V2. Here your pressure is P1, volume V1. Here your pressure is P2, volume V2. अब वापस फिर P2 से V1 आ गए. यहाँ पे क्या हो रहा है, W1. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. पहले वॉल्यूम कितना था और अब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है V1 से V2. यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. तो A से B आने में वर्क डन क्या हुआ है, W1 कौन सा वर्क डन है,
वर्क डन ऑन द सिस्टम बेटा, सॉरी वर्क डन बाय द सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। वर्क डन बाय द सिस्टम क्यों भाई? क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है। ठीक है, आपके पास W1 क्या था? वर्क डन बाय द सिस्टम, और हमेशा पॉजिटिव होता है। कितना वर्क डन होगा ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? पहले ये मान के चलो, सिर्फ आप ए से बी जा रहे हो, तो ये कर्व है। ये वर्क डन क्या होता है? जो भी कर्व आते हैं उसके अंदर का एरिया, जो भी कर्व आते हैं उसके अंदर का एरिया, ये पूरा एरिया, जो भी कर्व आते हैं उसके अंदर का एरिया। इसको सी बोल लो, इसको डी बोल लो, क्या बोलोगे आप इसको? तो वर्क डन किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर द कर्व। कौन सी कर्व है आपकी? AXB। AXB कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है, कितना एरिया आ रहा है अभिराज इस कर्व के अंदर? AXB C और D। क्या आ रहा है? AXB C और D। क्लियर? क्लियर? अब आप क्या किया? आप वापिस आ गए। गुरूर आप क्या कर रहे हो? आप वापिस आ रहे हो, साइक्लिंग प्रोसेस है। आप B से कहां आ रहे हो? वापिस आ रहे हो कोमल, B से Y होते हुए आप A तक पहुंच रहे हो। इस बार क्या हो रहा है कोमल? वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट मींस W2 वॉल्यूम है और ये वर्क डन, ये क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, मतलब कंप्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, और ये वर्क डन क्या होगा मेरे पास? नेगेटिव होगा। तो मेरा W2 क्या है? व्हाट इज W2? दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन on the system, this is work done on the system। कितना वर्क डन होगा ये? कौन सी कर्व से चल रहे हो आप? कौन सी कर्व के अंदर आए हो आप? BYA। तो ये किसके इक्वल होगा ये वर्क डन? एरिया अंडर कर्व BYA। क्या है एरिया? क्या नाम होगा इसका? B से Y, A और नीचे क्या है? D से C। पर ये वर्क डन नेगेटिव है। अब आपको टोटल वर्क डन निकालना है साइक्लिक प्रोसेस का। क्या करेंगे सक्षम? पूरे वैसे इसको माइनस कर दो। टोटल वर्क डन निकालना है। पहले ये W1 और W2 को प्लस करो, पर आपका W2 क्या है? नेगेटिव है। कंप्रेशन है तो क्या है ये? नेगेटिव। तनिका जैसे समझ आ रहा है? प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। W1 कितना है आपका? W1 कितना निकाला आपने? AXBCD। और W2 कितना निकाला है? BYADC। गुड, लुक एट देयर। आपने क्या किया? आपने ये पूरा ब्लू वाला आपका AXBCD, ये पूरा ब्लू वाला है W1 वर्क डन था पूरा। ये W1 वर्क डन है, इसमें से W2 वर्क डन। कौन सा वर्क डन? इसे मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रही हूँ। ये कब है आपकी रेड वाली? BYA, ये आपका रेड वाला। तो आपने ये पूरे ब्लू वाले में से पूरा रेड वाला हिस्सा माइनस करना है। आपने AXBCD में से, इस पूरी कर्व में से आपने ये वाला नीचे वाला हिस्सा BYADC, ये वाला हिस्सा माइनस करना है। तो आपने ये हिस्सा माइनस कर दिया। कर दिया माइनस? कर दिया माइनस बेटा। तो क्या बचा? क्या आया सिर्फ आपके पास? क्या आया आपके पास? ये AXBY वापिस कहाँ जाएगा? A पे। AXBY। दैट मीन्स आपके पास साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन आता है, बहुत बच्चे ये बोलते हैं जहां से शुरू हुए वहीं आ जाते हैं तो वर्क डन 0 होगा। नो, साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन आएगा दैट इज अ वर्क डन अंडर दिस लूप, साइक्लिक लूप। दैट मीन्स जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वर्क डन अंडर द लूप, वर्क डन अंडर द लूप।
इज दैट क्लियर और नॉट? इस लूप के अंदर जो वर्क डन हुआ, इस लूप के अंडर जो वर्क डन हुआ, उसे आप क्या बोलोगे? वर्क डन अंडर द लूप, दैट इज योर AXBYA. AXBYA. Is that clear or not? Just let me know. Yes, ma'am. पक्का? पक्का? ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, ओके. Now students, we are going to start. Okay, बस we are going to start with the topic that is the first law of thermodynamics. So we are going to start with the topic that is first law of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है आप एक सिस्टम को जितनी भी हीट दे रहे हो ना, ठीक है, वो हीट जितना भी आप सिस्टम को देते हो, आप एक सिस्टम को जितनी भी हीट देते हो, वो हीट क्या करती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है और उसके वर्क डन को इंक्रीज करती है. तो आप dQ is equals to du plus dW. आप एक सिस्टम को जितना भी हीट एनर्जी, एक्सटर्नल हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, आप उसको जितनी भी एक्सटर्नल हीट सप्लाई करोगे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी और उसके वर्क डन को चेंज करेगी. यू कैन राइट इट लाइक दैट आल्सो. चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क डन. ठीक है, जितनी भी आप उसे हीट दोगे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को और वर्क डन को क्या करेगी? चेंज करेगी. इज दैट क्लियर? एक बार ये बात याद रखना, ये स्टेट वेरिएबल है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, पर ये जो दोनों है ये पाथ पे डिपेंड करते हैं. वर्क डन और चेंज इन हीट पाथ पे डिपेंड करते हैं और चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टेट पे डिपेंड करती है. हमेशा इसे U2 माइनस U1 करके निकालते हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या बोलता है हमें? बेसिकली किसको डिफाइन करता है? ये इसकी इक्वेशन है, बट एक्चुअली ये डिफाइन करता है किसको? एनर्जी को. और कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करता है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू अनदर फॉर्म. ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये इक्वेशन है और बेसिकली ये किसको डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को किसको डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलो. अब बेटा मैं तुम्हें दो चीजें साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगी. द फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के साथ साथ मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी. थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या है और उनका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ क्या रोल है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लिसन. फर्स्ट thermodynamics process is your isothermal process. The first thermodynamic process is your isothermal process. Iso means same. Thermal is what? Temperature. Isothermal process क्या होता है? जहाँ पे change in temperature zero होता है गुल्लू, जहाँ पे temperature हमेशा क्या रहता है? Constant रहता है. टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता. चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, जहां पर टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता. ठीक है, सो आपका dQ इज इक्वल्स टू du प्लस dW पे क्या फर्क पड़ेगा इस सिस्टम का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे चेंज करेगा ये?
अगर आप आइसोथर्मल सिस्टम में हो, चेंज इन टेम्परेचर 0 है। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में हो, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? 0। क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? 0। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो पहला सिस्टम है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। तो वहां पे अगर चेंज इन टेम्परेचर 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। देख आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगी, मतलब आप जितनी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन। आप कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे वो किसके इक्वल होगी? वो वर्क डन की इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? वो वर्क डन की इक्वल होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस इज योर आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस नाम से क्लियर है? आइडियाबैटिक प्रोसेस नाम से क्लियर है? जहां पे चेंज इन हीट क्या होगा? 0। जहां पे Q क्या होगा आपके पास? कांस्टेंट। चेंज इन हीट 0 के इक्वल है, Q क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। Q कांस्टेंट है, इसका मतलब Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हीट एक्सचेंज नहीं होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर। दैट मींस चेंज इन हीट 0 होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या फर्क आएगा? dQ 0 हो जाएगा, तो du प्लस dw हो जाएगा। आप इसे यहाँ लेके आएंगे तो dw नेगेटिव हो गया, विच इज इक्वलेंस टू du। मतलब आपकी जब हीट 0 होगी, हीट कांस्टेंट होगा, तो आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वलेंट टू वर्क डन। पर कौन सा वर्क डन आया है? नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है कि वर्क डन हो रहा है ऑन द सिस्टम। किस पे हो रहा है? ऑन द सिस्टम पे। ठीक है। नेक्स्ट आइसोकोरिक सिस्टम। आइसोकोरिक सिस्टम। आइसोकोरिक सिस्टम क्या है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? dQ इज इक्वल टू du प्लस dw। यही बोलता है dQ इज इक्वल टू du प्लस dw। अब आपका वर्क डन किसके इक्वल है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम के इक्वल। तो आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम क्या है? 0। तो dQ इज इक्वल टू du प्लस p। dv किसके इक्वल है? 0 के। तो dQ इज इक्वल टू du। मतलब आइसोकोरिक सिस्टम में आप बॉडी के जितनी हीट एनर्जी दोगे वो सारी की सारी हीट एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। किसको चेंज करेगी? इंटरनल एनर्जी को। जितना हीट एनर्जी दिया उससे उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? जितना आपने हीट एनर्जी दिया उससे उसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? आगे चले, आगे बढ़ोतरी करें। ठीक है। हमें फिर से बताना ये आइसोकोरिक सिस्टम में आपने क्या किया? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। क्या करना है आपने? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। बताओ आपका चेंज इन वॉल्यूम किसके इक्वल आया? 0 के इक्वल आया। आपका चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल आया, तो dQ इज इक्वल टू du प्लस dw हुआ। ठीक है। dQ इज इक्वल टू du प्लस dw हुआ। w क्या हो गया आपका? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम 0 के इक्वल हो गया। ठीक है। तो यह पूरी टर्म 0 होगी, तो dQ किसके इक्वल आ गया? du के मतलब आपने जितनी भी हीट एनर्जी सप्लाई की वो उसने क्या किया? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। द लास्ट वन इज सेकंड लास्ट बोलो, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है और चेंजिंग प्रेशर क्या होता है? 0। सो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? dQ प्लस du प्लस dw। सो आपका dw क्या है? pdv। क्या है? pdv। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सिस्टम एज इट इज रहेगा क्योंकि P चेंज नहीं है, P अकेला P है और प्रेशर तो है। आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब जो भी प्रेशर है वो प्रेशर उतना रहने वाला है। 5 atm का प्रेशर दे रहे हो तो वो 5 atm रहेगा पूरे सिस्टम में, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे चेंज होता,
पूरी टर्म क्या हो जाती है 0, पर यहाँ पे अकेला p है और p तो एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, p तो कांस्टेंट है ही यहाँ पे, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आप वैसे आप इस चेंज को कैसे लिख सकते हो? आप इस चेंज को लिख सकते हो v2 माइनस v1 लिख सकते हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हो pv2 माइनस pv1। आपने ब्रैकेट ओपन कर दी कनिका, बंद कर इसको 2 मिनट, अभी नहीं कीजिए, pv2 माइनस pv1, ठीक है। अब आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, pv इज इक्वल टू nRT होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है इक्वेशन में 1, तो अगर प्रेशर p है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम v1 है, चेंज हुआ, नंबर ऑफ मोल्स 1 थे तो r, टेंपरेचर क्या होगा T1, r तो कांस्टेंट ही होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। फिर प्रेशर कांस्टेंट ही है p, पर वॉल्यूम चेंज हो गया v2 और टेंपरेचर भी चेंज हो गया T2, तो pv1 की और pv2 की वैल्यू डाल सकते हो आप। तो dq किसके इक्वल हो गया, dq इज इक्वल टू du, pv2 कितना है RT2 और pv1 कितना है RT1। यू कैन टेक r कांस्टेंट, तो T2 माइनस T1। तो ये आपकी आइसोबैरिक के अंदर कंडीशन बन गई। किसकी कंडीशन? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। द लास्ट प्रोसेस इज योर साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है विराज? जहां से शुरू हुए वहीं पे खत्म। तो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। सो dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। सो du 0 हो गया। सो जितना भी आपने हीट सप्लाई किया उसने क्या किया? वर्क डन किया। किसके अंदर? किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। और ये आपके जितने भी हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, उन सबके अंदर साइक्लिक प्रोसेस ही होता है। अब जितनी हीट सप्लाई करते हो उससे क्या होता है? यूजफुल वर्क डन होता है आपके इंजन के अंदर। आपने जितनी हीट सप्लाई की उतना ही वर्क डन होता है। आप पेट्रोल डालते हो, पेट्रोल क्या करता है? कंबस्ट करता है, हीट पैदा होती है। पेट्रोल डालते हो क्या होता है? ड्रॉप्स क्या होते हैं? आपके चैम्बर में गिरते हैं, उस इग्निशन चैम्बर में गिरते हैं, वहां पे उस पेट्रोल को आग लगती है। मतलब ड्रॉप वाइज ड्रॉप गिरता है पेट्रोल, वहां उसको आग लगती है। इससे जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। आपका हीट इंजन काम करता है। क्या करता है आपका हीट इंजन? वर्क करता है, परफॉर्म वर्क करता है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आया? तो ये सारे साइक्लिक प्रोसेस में हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर सबके अंदर साइक्लिक प्रोसेस चलता है। ठीक है। अब मुझे क्या पढ़ाना है? डिटेल में आपको पढ़ाना है मुझे आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस। What is the work done during isothermal? What is the work done during adiabatic? ये दोनों मेन टॉपिक्स है। इसके बाद बहुत छोटे-छोटे टॉपिक्स है। रिवर्सिबल क्या होता है, फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, सेकंड लॉ क्या है, बस छोटी-छोटी बातें हैं उसके बाद। पर ये दोनों मेन है। ये मैं करवा चुकी थी आपको लास्ट क्लास में। इसका वर्क डन करवाया था, तो मैं फटाफट एक रेपिटेटिव मोड में दोबारा कराऊंगी और ये एक मैंने करवाना है आपको। ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताना है मुझे, और किस बारे में डिटेल में बताना है मुझे? एडियाबैटिक के बारे में। ठीक है। तो पहले मैं बताती हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं भाई? आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज ना हो, बट हीट एक्सचेंज होती है। हीट एक्सचेंज कैन टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बट चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 हो जाएगा। Change in there is no change in temperature, but the temperature remains constant in the system. Temperature constant रहेगा पर change in temperature 0 होता है। इस सिस्टम में heat exchange होता है। heat exchange takes place between system and surroundings. सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में हीट एक्सचेंज होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, चेंज इन इक्वल्स टू 0, बट हीट एक्सचेंज होती है किसके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। इज दैट क्लियर? ठीक है।
इस सिस्टम की दो कंडीशंस होती है, देयर आर टू कंडीशंस फॉर दिस सिस्टम, देयर आर टू कंडीशंस, दो कंडीशंस होती है मेरे पास इस सिस्टम के लिए। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? मेरे पास जो वॉल्स होती है ना इस सिस्टम की वो कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज हो सके। अगर एक सिस्टम के अंदर आइसोथर्मल सिस्टम हो रहा है, एक सिस्टम है ए, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो उसकी वॉल्स क्या होंगी? इट्स वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग। कौन सी वॉल होती है इसकी? कंडक्टिंग वॉल होती है ताकि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होती रहे। और ये सिस्टम स्लो हो जाता है, स्लोली वर्क करता है ताकि हीट एक्सचेंज करने का टाइम मिले। अगर एक प्रोसेस सडन हो जाता है ना तो उसमें हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता। मेल्टिंग प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस, मेल्टिंग इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। जब भी कोई चीज मेल्टिंग पॉइंट, आपका पानी मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट पे आप जितनी मर्जी हीट सप्लाई करो सिस्टम को, हीट आप बोलोगे मैम हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा? नेवर। मेल्टिंग पॉइंट पे विच इज 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, आप हीट सप्लाई करते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। थर्मोमीटर डाल के रखना। क्यों? आपने जितनी भी हीट अप्लाई की ना वो सारी की सारी हीट सॉलिड को किसमें कन्वर्ट कर रही होगी? लिक्विड में। हीट के दो काम होते हैं, या तो टेम्परेचर इंक्रीज करना या स्टेट चेंज करना। पर मेल्टिंग पॉइंट पे जैसे ही आपका आइस, लेट सपोज आपने फ्रीजर में से आइस निकाला, ठीक है, वो -10 डिग्री सेल्सियस पे था, पर जैसे वो बाहर आएगा, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। चाहे थर्मामीटर डाल के देख लो, 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जितना भी हीट सप्लाई हो रहा है सराउंडिंग से, आइस क्या करेगी? अपनी सराउंडिंग से क्या लेगी? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। उस हीट एनर्जी से वो सारी की सारी आइस पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी। वंस ऑल द आइस चेंज देयर स्टेट इनटू द लिक्विड, उसके बाद वो अपना टेम्परेचर राइज करती है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आर द टू एग्जांपल्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि एक सिस्टम पे बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। यहाँ पे अगर आप हीट सप्लाई करते हो इन पॉइंट्स के ऊपर तो वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, 0 का 0, 100 का 100। बॉइलिंग पॉइंट पे सारा का सारा लिक्विड पहले वेपर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद टेम्परेचर चेंज होता है। देखो कोई पूछ ले, देखो क्लियर है? सो दीस टू आर एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोली होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट स्लोली वर्क करता है क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग की हीट एक्सचेंज करने का आपको टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आर द इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है मेरे पास? इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या इक्वेशन होती है? ध्यान से सुनना। PV इज इक्वल्स टू NRT। क्वेश्चन याद है? N की जगह क्या आएगा? म्यू। अगर आपके पास 1 है, मतलब मोल ऑफ गैस 1 है, पता है ना आपको? MU क्या होता है? मोल ऑफ अ गैस, वो 1 है, तो PV किसके इक्वल होगा? RT के इक्वल होगा। और आइसोथर्मल में क्या होता है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो आपके पास क्या होगा? R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो PV किसके इक्वल हो गया? कांस्टेंट के। तो PV is equals to K, K stands for constant. This is the equation for isothermal process. ठीक है? Is that clear? अगर आपके पास ये दो सिस्टम है A और B, इसको ध्यान से सुनो। अगर आपके पास दो सिस्टम है वो आइसोथर्मल में है, तो मतलब इसका प्रेशर P1, इसका वॉल्यूम P1, इसका प्रेशर PV, इसका वॉल्यूम V2। तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा, और इसका प्रेशर और वॉल्यूम भी किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोथर्मल में PV किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। तो इसका प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट के इक्वल, इसका प्रेशर और वॉल्यूम भी कांस्टेंट के इक्वल। तो इनको अगर आपस में कंपेयर करूं, यहाँ PV V1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, P2 V2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो P1 V1 भी किसके इक्वल होगा? P2 V2 के याद रहेगा? Yes ma'am. दैट मींस P1 P2, P1 के नीचे P2 ले आओ और V2 के नीचे V1 ले आओ। अब यहाँ पे ध्यान साफ साफ देखो,
P1 ऊपर है, V1 नीचे है, गुरनूर। P2 नीचे है, V2 ऊपर है। Therefore प्रेशर और वॉल्यूम क्या है? आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। That means अगर मैं इसका इंडिकेटर डायग्राम बनाऊं, ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया हुआ, ध्यान से सुनना। आइसोथर्मल का इंडिकेटर डायग्राम क्या होगा? प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इंडिकेटर डायग्राम ऐसी कर्व होगी, ऐसी कर्व्स होंगी, मतलब एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। और ये कर्व्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इन कर्व्स को पता है क्या बोलते हैं हम? आइसोथर्मल कर्व्स। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये जो कर्व्स होती है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो ये 3 कर्व्स हैं। जो कर्व सबसे ऊपर बनी है ना, उसका टेम्परेचर T3 सबसे ज्यादा, नीचे वाली का टेम्परेचर T2, सबसे नीचे वाली का T1। तो T3, T2, T1 में से किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? जो सबसे ऊपर बनी है T3 वाली का। PV, ये जो आपका प्रेशर वॉल्यूम इंडिकेटर डायग्राम्स होते हैं, इनकी जो कर्व्स है वो किसको, एरिया नहीं, एरिया की बात नहीं कर रही, किसकी बात कर रही हूँ? कर्व्स की। एरिया तो किसको रिप्रेजेंट करता है? इनका कर्व्स के अंडर जो एरिया आता है किसको रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन को। ये जो कर्व्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? टेम्परेचर को। ठीक है, देखो प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? देखो R कांस्टेंट है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को। जितनी बड़ी कर्व उतना ज्यादा टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? अब एक छोटी सी मैं इस ग्राफ की स्लोप निकाल के दिखाती हूँ। क्या निकाल के दिखानी है मुझे? ग्राफ की स्लोप। करें, स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ ग्राफ। वैसे स्लोप क्या होगा ग्राफ का? किसी भी ग्राफ की स्लोप क्या होती है पुत्र? स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होती है? y एक्सिस अपॉन। तो यहाँ पे स्लोप क्या है? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। सो लेट्स फाइंड आउट द स्लोप। PV किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे डिफरेंशिएट कर दो विद एनी वेरिएबल। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। इसे डिफरेंशिएट बोथ साइड। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे क्या किया? टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। यहां तो बहुत सिंपल है, किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। पर जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो, अस्मित, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या रूल है? पहले को कांस्टेंट मान के दूसरे की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले की डिफरेंशिएशन। तो P को यही रखेंगे और V की डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस फिर V को यही रखेंगे और P की डिफरेंशिएशन कर देंगे। इज दैट क्लियर? D की dt कॉमन ले आओ, PdV प्लस VdP। क्लियर? dt को उधर ले जाओ विवेक, PdV प्लस VdP। अब क्या करूं विवेक? इस चीज को इधर ले जाओ, माइनस VdP हो गया। मुझे स्लोप बनानी है। स्लोप क्या है ग्राफ की? व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ? ऊपर बनाई है मैंने। गुरनूर क्या है स्लोप ऑफ ग्राफ? क्या है? प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। तो P को यही रखूं, V को भी साथ में नीचे ले जाओ, नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया? dP अपॉन dV। तो ये नेगेटिव आया है, नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव को इधर ले जाओ, PV इज इक्वल्स टू माइनस dP अपॉन dV। ये क्या हो गया? PV क्या हो गया? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। सो आइसोथर्मल जो ग्राफ है, आइसोथर्मल जो PV डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम को क्या बोल देते हैं? PV डायग्राम। तो वो कितनी है? माइनस dP अपॉन dV। एक नंबर में पूछा जाता है कि जो आइसोथर्मल का जो इंडिकेटर डायग्राम है उसकी स्लोप कितनी होती है? कितनी होती है? dP अपॉन dV। और नेगेटिव का साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन indicate दैट
प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है Yes, ma'am. सबको? शायद ma'am. एनीबॉडी हैव एनी डाउट? देख लो। Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. नो ma'am, अब तो जाने दो ma'am. फिर टाइम हुआ अभी? साढ़े ग्यारह. समझ आ जी, बता दो। पौने पाँच। Ma'am, नहीं ma'am, please ma'am. यार प्लीज यार प्लीज, Ma'am, इतना ma'am ने मैंने 15 मिनट पहले बोल दिया ना। ma'am ने छुट्टियां भी नहीं दी ma'am. सारी छुट्टियां खा ली हमारी. मैम ये छुट्टियां का काम है जो कि वो वही से करा रहे हो अगला है वो भी जवाब देते हैं यार। Ma'am, मुझे सर ने प्रॉमिस किया था कि मैम 2 तक किसी भी क्लास में लगेगी. झूठ मत मैं बता दूंगा मैम कल आपको. मैंने छुट्टी तो हफ्ते की हैं? हफ्ते का ऑफ करो तुम्हें। कौन सा हफ्ते का ऑफर? कब हुआ है? पिछले हफ्ते। अच्छा. जब मम्मी ने की थी। बड़ा ऑफ ये ले. चलिए बंद करूँ, वर्क बंद करें। पूरा ऑफ कर दे. मुझे भी आता. तो बच्चे ने बुला लगाते हैं. हाँ गाने बजा रहे थे। कौन क्या रहा था? ये तो मुझे पता लगा था, बुरा लगता था मैंने। सही बात. कभी गुरनूर का नाम लेके बिला एक पेज में तुम लोग भी थे, एक बार का जेडिस वाले भी थे। हम एक बार भी नहीं। नहीं हिम्मत नहीं होती। हम किसी का भी नाम डाल के आ जाते हैं. एक को बिलावल के नाम से। सामने मम्मा बैठे एक बिलावल के नाम से आया, एक बार बच्चा एक बार आया साड़ी में, तो गुरनूर के नाम से आए। फिर एक बार आए थे लवप्रीत के नाम से भी आए थे। यस चलिए सुनिए, नेक्स्ट बात करेंगे हम वर्क डन बाय थर्मल। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, अगेन आई एम टेकिंग अ कंटेनर, उसमें मैंने एक पिस्टल लगा दिया, ये अंदर आइडियल गैस ले ली जिसके नंबर ऑफ मोल्स कितने 1। वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, तो क्या लगाया, गैसेस पार्टिकल ने पिस्टन के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। इनिशियली वॉल्यूम V1 था और अब पिस्टन मूव कर गया ऊपर तक और वॉल्यूम कितना हो गया मेरे पास V2। एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड हो गया। इज दैट क्लियर? तो कितना वर्क डन हुआ आपके पास, वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई dx। एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट हुई है पूरी x, पर हम क्या लेते हैं उसका एक स्मॉल सा हिस्सा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, dx। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया, एरिया इनटू dx क्या होगा, वॉल्यूम। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे चले, क्या हो गया, एनीवन हैव एनी डाउट? ओके, PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू K। यहां से अगर P की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगी, K अपॉन V। अब क्या करूं, ये प्रेशर की वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पे पुट करूं, पुट द वैल्यू ऑफ K in equation first। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसल, W आ गया, P की वैल्यू क्या आ गई, K अपॉन V TV which is from V1 to V2। K बाहर ले आए, dV अपॉन V कहां से कहां, V1 से V2 तक आया। अब V को ऊपर ले जाओ प्लीज, बड़ा फटाफट देखो प्लीज, V को ऊपर ले आओ। गुरनूर ध्यान से सुनना, अब गुरनूर यहाँ पे पावर रूल बताया हुआ मैंने,
इंटीग्रेशन में जब भी किसी चीज के ऊपर पावर आती है तो क्या होता है गुरु? जब भी किसी को पावर आती है तो कौन सा रूल लगाते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में 1 ऐड, नीचे भी सेम। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर कितनी है? -1। पावर -1 है, उसमें 1 ऐड कर देंगे बेटा तो क्या होगा? 0/0, 0/0 क्या हो जाता है? पीछे 0 तो क्या इंफिनिटी, तो सारा गलत हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं करते। जब भी किसी भी चीज की पावर क्या हो? -1 हो ना, तो वहां पे क्या लगा देते हैं? log ex। इसे log ex भी बोलते हैं और नेचुरल log भी बोलते हैं। अगर कहीं पे इसकी जगह ln x भी लिखा हो ना तो रोना नहीं शुरू कर देना, दोनों सेम चीजें हैं। नेचुरल log रोना नहीं है। log ex e होता है एक्सपोनेंट, log ex अपॉन log ln x, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे v की पावर -1 है तो इंटीग्रेशन कितनी होगी? log e v, ठीक है? लॉगरिथम v1 अपॉन लिमिट्स ऐसे रहेंगी v1 से v2। क्या करते हैं? सेम वही करेंगे जो पहले करते हैं। इंटीग्रेशन हो जाती है तो क्या करते हैं? लिमिट्स पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर। तो अपर लिमिट v2 और लोअर लिमिट v1 पुट कर दिया। अब यहाँ पे लॉग के 3 फॉर्मूलाज हैं, उनमें से एक फॉर्मूला यूज करेंगे। 3 फॉर्मूला क्या है? एक फॉर्मूला होता है अगर 2 लॉग माइनस हो रहे हैं तो वो डिवाइड हो जाते हैं आपस में, ठीक है? अगर 2 लॉग प्लस हो रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। और अगर एक लॉग के ऊपर पावर है, जैसे x पावर है, तो वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहे हैं? लॉग माइनस हो रहे हैं तो वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है? पर यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी, ये जो नेचुरल लॉग होता है ना, और आपके पास जो लॉग्स की बुक मिलती है आपको, वो लॉग्स की बुक नेचुरल लॉग नहीं होती, वो लॉग की बुक होती है log रेज़ टू पावर n। ये नेचुरल लॉग मतलब log e की कोई वैल्यू नहीं होती, उसे हमेशा log 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये बात मेरी हमेशा याद रखना, log e को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए आपके केमिस्ट्री वाले सर ने पक्का बताया होगा 2.303 से मल्टीप्लाई करना है, आपको केमिस्ट्री सर ने बताया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू k, ओए वर्क डन इक्वल्स टू k log e था, सॉरी उसे 10 में कन्वर्ट करना है, तो log e की वैल्यू डालो which is 2.303 log 10 v2 अपॉन v1। तो यहाँ पे 2.303 आगे लिख दिया, k लिख दिया, log 10 v2 अपॉन v1, और k की वैल्यू भी डाल सकते हो। आप बोलोगे मैम k की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखो, आपको पता है pv इज इक्वल्स टू nRT होता है, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, tb कांस्टेंट। तो इसको आपने क्या लिखा था? k। इस कांस्टेंट को क्या लिखा था? k। तो आप चाहो तो k की जगह डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो? nRT। और चाहो क्या डालना पड़ेगा? नहीं, कभी कभी कांस्टेंट की वैल्यू रखी दे रखी वैसे ऐसे इकट्ठा दिया होता है ट्रिमेटिक्स में। हाँ, अगर आपको t दे रखा है और n दे रखा है, फिर k की वैल्यू निकालनी पड़ती है इस फॉर्मूला से। अब एक लास्ट स्टेप, दो हमें अगर लॉग नहीं आता, लॉग नहीं आता तो लॉग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैम बस v2 अपॉन v1 क्या होता है? क्या होता है? p1 अपॉन p2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन v1, ये बताया था। तो v2 अपॉन v1 की जगह p1 अपॉन p2 भी डाल सकते मैम लॉग का मैम वो क्या है? क्या मैं सारे लॉग लिख दो, log 1 log 2 वैल्यूज। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ऐसे log वैल्यू का लम करनी है। आप लोग log बुक खरीद लो, 20 रुपीस की है, ठीक है? हाँ, n की जगह म्यू लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स। ओके स्टूडेंट्स, मुझे 15 मिनट और दो बस, लास्ट आइडियाबैटिक पढ़ाऊंगी क्योंकि इससे सिर्फ रेडी है। आई जस्ट वांट योर 15 मिनट्स। तो 20 फ्री हुए हैं, आई जस्ट वांट योर 15 मिनट्स। 40 तक छुट्टी कर दो। हाँ, पक्का कर दूंगी। 40 आप तो बहुत बंद कर दूंगी, पक्का कर दूंगी। 40 को मैंने खुद उड़ के जाना। अच्छा ठीक है, पक्का, चुप रह, बस मुंह बंद रखो, ठीक है? पक्का कर दूंगी। दिस इज बी डन विद आइसोथर्मल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्क डन। अब हम आइडियाबैटिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है? रख कर दूं? मैम एक मिनट। जल्दी कर बेटा।
Hurry up. मैं भी ज़्यादा मुझे रोटी में तो इतना वो करता ही मैं कुछ भी नहीं आती मैं वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा तू। ऐसे बच्चे घर में हर टीचर डाला मैं पर ये बात नहीं मैंने पूरी डालता हूँ खाने पीने में उड़ा नहीं कोई देती उड़ा रहा है ना उड़ा रहा है घर में उड़ता मैं अपना लगा के बैठता हूँ अच्छा अपनी छत पे चले इसको टिके मैं मारने अभी नहीं जाना इसको टिके आपने गए 40 में चलते हैं ओके। हेलो आइडियाबैटिक प्रोसेस। वेरी गुड आइडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होता है, बट हीट नहीं एक्सचेंज होगी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स के बीच में। तो इन आइडियाबैटिक प्रोसेस आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एक सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब चेंज होगा, बट नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, चेंज इन हीट जीरो होगा सिस्टम में, हीट एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। कंडीशंस क्या होती हैं इसके लिए? व्हाट आर द कंडीशन? सबसे पहली कंडीशन, वॉल्स क्या होनी चाहिए सिस्टम की? जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हो उस सिस्टम का पिस्टन वॉल, ठीक है, इवन उसका पिस्टन की वॉल भी, सब कुछ, इवन द वॉल ऑफ द कंटेनर और इवन पिस्टन की वॉल, ये सब आइडियाबैटिक होनी चाहिए ताकि सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट एक्सचेंज ना हो। और ये प्रोसेस बहुत सडन होता है, इट मूव्स वेरी फास्ट, एकदम सडन होता है ताकि टाइम ही ना मिले हीट एक्सचेंज करने का। जैसे सडन बस्टिंग ऑफ अ गैस बैलून, साउंड वेव्स ट्रैवल करके जा रही है, कहां से मैं बोल रही हूँ, एक मूवमेंट में तुम्हारे कान तक पहुंच रही है मेरी साउंड वेव, लाइट, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ साउंड वेव, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, सडन एक्सपेंशन इन द हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर इंजन, सडन बस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर, ये जो सडन एकदम से काम होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं? हमके एग्जांपल्स होते हैं। किसके एग्जांपल है? आइडियाबैटिक के। सडन एक्सपेंशन और कंप्रेशन किसी भी चीज के अंदर, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं किसके? आइडियाबैटिक के। अब इसकी इक्वेशन, इसकी जो इक्वेशन होती है ना, इसमें एक आपके पास बहुत ही नायाब वेरिएबल यूज करूंगी मैं, डिफरेंट सा वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस, दैट इज PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी गामा, यस, ये गामा जो है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में या PV चैप्टर में। CP/CV स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम। वैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, CP/CV स्पेसिफिक हीट एट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट वॉल्यूम। तो PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज द इक्वेशन फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PV गामा इज इक्वल्स टू nRT, यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है, और यहाँ पे n नहीं, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, और ज्यादातर हम नंबर ऑफ मोल्स का ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो PV गामा इज इक्वल्स टू QRT, ठीक है। ऐसे में एक सिस्टम में ऐसा होगा, PV V1 गामा इज इक्वल्स टू म्यू, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है
तो R कांस्टेंट, टेम्परेचर T1, P2, V2 गामा इज इक्वल्स टू R T2। ये बातें याद रखना, ये इक्वेशन ऐसे चेंज होती है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू और टेम्परेचर T1, यहाँ भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर T2, गामा सेम है दोनों में। क्यों? क्योंकि गामा क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बस हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्लियर? अब इसकी स्लोप, स्लोप ऑफ आइडियाबैटिक ग्राफ, स्लोप, और देखेंगे ये स्लोप कैसे डिफर करती है आइसोथर्मल की स्लोप से। आइसोथर्मल की स्लोप क्या थी, डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, सॉरी dP अपॉन dV। इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप क्या होगी, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम भी होता है ना ग्राफ, तो स्लोप क्या होगी ग्राफ की, प्रेशर अपॉन वॉल्यूम। वैल्यू निकालू, इसकी इक्वेशन क्या है, PV गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या करेंगे, क्या किया था पिछली बार, डिफरेंशिएट किया था। यस मैम, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, PV गामा, और इस तरफ भी डिफरेंशिएट कर दो। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे रिभव तो क्या आएगा, 0। दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, पहली चीज को कांस्टेंट मान लिया, दूसरी चीज को क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट, फिर प्लस दूसरी चीज को कांस्टेंट और पहली चीज को डिफरेंशिएट। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, dt उठा के कॉमन ले गए, सीधा ले जाऊं, कॉमन ले गई, कॉमन ले जाके यहाँ ले जाऊंगी, 0 खत्म हो गया। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं, dt कॉमन चला गया, कॉमन जाके बाहर गया तो इस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, 0 खत्म। अंदर क्या बचा, P dV गामा प्लस V गामा dB। पर इसको ओपन कर लो भाई, जैसे ओपन, क्या होगा ये, क्या होगा ये पावर है, पावर क्या आएगी आगे। यस मैम, अभी यहाँ पे ना dd रखो वहीं पे, बाद में देख लेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करो। पावर ऊपर आगे आ गई, क्या होता है डिफरेंशिएशन में, कोई पावर होती है, पावर आगे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है, तो पावर आगे आ गई, अब पावर में से 1 माइनस हो गया। पर अब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, अगर वो वेरिएबल सेम हो, जैसे यहाँ पे t होता तो फिर दोबारा नीचे dt नहीं आता, कैंसिल हो जाता, पर यहाँ पे वेरिएबल दोनों डिफरेंट है। पहले तो आपने गामा की डिफरेंशिएशन की, गामा आगे आ गया और गामा में से 1 माइनस हो गई, रूल है। पर आप दोबारा v की दोबारा होगी तो चेन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। हाँ, अगर यहाँ पे dt और यहाँ पे dt होता ना तो वो कैंसिल हो जाता, दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर वेरिएबल डिफरेंट हो तो दोबारा से डिफरेंशिएशन होगी, तो वो दोबारा से डिफरेंशिएशन में dv गामा और dt एज इट इज ही आ जाएगा, वो एज इट इज ही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, मेरे ख्याल से v आएगा एज इट इज मेरे पास डिफरेंशिएशन में। एक मिनट, नहीं सिर्फ अब गामा की तो हो गई ना, सिर्फ v की होनी थी, गामा की तो होगी, गामा तो आगे आ गया, अब सिर्फ किसकी होनी थी, v की, तो v की दोबारा हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, v गामा, गामा की हो गई है बेटा डिफरेंशिएशन, वो आगे आ गया था, गामा की हो गई थी, v की होनी थी। अगर यहाँ पे t होता तो यहाँ पे dt अपॉन dt होता, वो कैंसिल हो जाता, पर यहाँ पे v है तो v को मुझे लिखना पड़ेगा dv अपॉन dt। अब ये dt और dt कॉमन ले लो, अब लो कॉमन, अब आएगा p गामा v गामा माइनस 1, ठीक है, साथ में dv प्लस v गामा dp इज इक्वल टू 0। dt वहां चला गया, गामा आगे लिख दिया, p v गामा माइनस 1 dv और v गामा dp। अब प्लीज ध्यान से देखना, प्लीज इस चीज को ओपन करती हूँ, इस चीज को ओपन कैसे ओपन कर सकती हूँ, इसको v गामा अपॉन v लिख सकती हूँ, इसको v गामा अपॉन v, इसकी पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, दोबारा से वही बन जाएगी। ठीक है, dv v गामा dp, v गामा से v गामा कैंसिल, कैंसिल। अब क्या होगा, अब क्या होगा, pv dv अपॉन dp,
ठीक है, ओके। अब डीपी के नीचे डीवी को ले आओ, डीपी के नीचे डीवी को ले आओ और साथ में गामा ले आओ नीचे। ठीक है, ये आगे स्लोप पर मेरा कुछ गलत आया है। यस मैम कुछ नहीं हो जा रहा। नहीं नहीं, मेरा गामा ऊपर आना चाहिए था, खड़े तो समझ में नहीं आ रहा, तुम कब रुक जाओगे? Only 5 minutes left. माइनस तो आना चाहिए था, वो तो मैं बता रही हूँ तेरे को। मैंने 5 minutes and over 30 seconds. चुप रहना 1 मिनट। नहीं ठीक है, नहीं करता। इसको ये रहने दे। ओके, अब प्लीज लुक एट देयर। फिर से बता रही हूँ बात, जिनको नहीं समझ आया लुक एट देयर। अस्मित, Yes ma'am. पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, Yes ma'am. स्लोप निकालने ऑटोमेटिकली। Yes ma'am. ग्राफ क्या होता है पीवी का? पीवी ग्राफ ऐसे होगा, Yes ma'am. कर्व ऐसी होंगी, पीवी के बीच में हमेशा ऐसी कर्व होती है। क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी प्रमोशन है Yes. सीधा। बट मुझे स्लोप निकालने एडिमेटिक के केस में Yes ma'am. तो स्लोप क्या होती है किसी भी ग्राफ की? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो y एक्सिस पे क्या है? प्रेशर, और x एक्सिस पे क्या है? वॉल्यूम। पर इक्वेशन क्या है एडिमेटिक में? pv गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करके दोनों तरफ। डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 आ गई। इस वेरिएबल को कांस्टेंट माना, सेकंड वेरिएबल की क्या कर दी? डिफरेंशिएशन। सेकंड वेरिएबल को कांस्टेंट माना, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन कर दी। यहाँ तो कोई तामझाम नहीं है, सिंपल चल रहा है। यहाँ तामझाम आएगा, यहाँ गामा है, पावर है। पहले पावर को डिफरेंशिएट करो। पावर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? डिफरेंशिएशन के केस में पावर क्या करती है? आगे आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो जाता है। पावर खत्म। अब इसके इस वेरिएबल को क्या करना था? v को करना था।